दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। जो इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो इसका नाम है पोलार प्लंज। लैपलैंड इज़ बेसिकली फेमस फॉर सेंटा क्लॉज विलेज। तो वहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस एंड मीट ऑफिशियल सेंटा अलॉन्ग विद लेडी सेंटा एज वेल, सो यू कैन हैव अ गुड चिट चैट विद देम एंड इट्स अ ऑफिशियल सेंटा विलेज। नॉर्थ पोल में जा रही हूँ, आर्कटिक रीजन है, आइस के साथ प्ले किया लिटरली। ठंड लग रही है लेकिन मजा आ रहा है। बता रही हूँ ब्लूप्रिंट की, एक तो घाटी है, माउंटेन है और उसमें एक ब्रिज बना हुआ है। वो बोल देते हैं कि उस पॉइंट पे जाने के बाद में जब जंप बोले तो जंप है, देयर इज नो गोइंग बैक, हम आपको कुदा देंगे। पैसा कितना लग जाता है फिनलैंड जैसी कंट्री में एडवेंचर करना है और नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है तो? बहुत अगर तुम यहाँ से फ्लाई कर रहे हो तो ही वो 1 लाख के कुछ है। फिर यार वहाँ पे होटल्स और इतनी महंगी है वो कंट्रीज, में आपको बता नहीं सकता। अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो 4-5 लाख का तो खर्चा है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में बात होगी बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही नई तरीके की, बहुत ही फ्रेश आपको बातें जानने को मिलेगी, क्योंकि आपको ट्रैवल पॉडकास्ट हमारे बहुत पसंद है और पर्सनली हमारा फेवरेट जॉनरा है ट्रैवल। तो आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक ऑथर भी हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, एक ट्रैवलर भी हैं। और ये ट्रैवल नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं, ये जाकर एक्सप्लोर करते हैं एक्सट्रीम एडवेंचर्स। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही क्रेज़ी हैं। और ये एक फ़ीमेल ट्रैवलर हैं जो कि 30 कंट्रीज़ घूम चुकी हैं। और बीइंग अ फ़ीमेल इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, वो भी इंडियंस के लिए, कितना चैलेंजिंग होता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो आज हम इनसे जानेंगे। पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट रूबी जैन जी का। स्वागत है आपका। हेलो, हाय, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, it's been nice here on Real Hit with these people. So yeah, let's start. तो रूबी जी, आपके एक्सपीरियंसेस इतने सारे हैं कि ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ आपके एक्सपीरियंसेस। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी लाइफ का मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस या मोस्ट एक्सट्रीम एडवेंचर जिसको आप कहोगे, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, या एक स्टोरी जो आप हर किसी को सुनाओगे अपनी लाइफ के बारे में, वो क्या होगी? हाँ, एडवेंचर तो मैंने काफ़ी किए हैं, लेकिन कुछ एडवेंचर हैं जो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है। लाइक आप स्काई डाइव, स्कूबा, या फिर आप स्नोकल कर रहे हो, या आप राफ्ट कर रहे हो, या आप सर्फिंग कर रहे हो, ये सब लोग सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा एडवेंचर है जो इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो इसका नाम है पोलार प्लंज। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया था जब मैं आर्कटिक सर्किल पे थी। आर्कटिक सर्किल में, इफ़ यू गाइज नो द नेम ऑफ द प्लेस कॉल्ड फिनलैंड, लैपलैंड, तो फिनलैंड तक लोग जाते हैं, लैपलैंड भी लोग जाते हैं। लैपलैंड इज़ बेसिकली फेमस फॉर सेंटा क्लॉज विलेज। तो वहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस एंड मीट ऑफिशियल सेंटा along with the lady Santa as well, so you can have a good chit chat with them and it's a official Santa village. So I was there for my Christmas. तो वहाँ पे जो ऑफिशियल सेंटा है वो कोई ड्रेसअप होता है सेंटा की तरह, या वो सच का सेंटा है, क्या सीन है? हाँ, वो ऑफिशियली एक प्लेस है जो सेंटा क्लॉज विलेज के नाम से है, और वो ऑफिशियली एक ड्रेस्ड आउट सेंटा होते हैं जो सबसे मिलते हैं। ऑफिशियली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप यहाँ पे आए हो, सेंटा से मिले हो, आप उनसे सारे एक्सपीरियंसेस भी पूछ सकते हो, बात भी कर सकते हो। और सेंटा ही नहीं, मिसेस सेंटा भी होती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहता है। सो इट हैपन्स इन, इट इज़ देयर इन लैपलैंड बेसिकली। तो मैं वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करने गई थी लैपलैंड में। तो मुझे पता चला अब ये आर्कटिक सर्किल में है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है पोलार प्लंज करके। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा यार कि पोलार प्लंज है, अब नॉर्थ पोल में आए हो। बचपन में मैंने सुना भी था कि मुझे नॉर्थ पोल तक जाना है, साउथ पोल तक जाना है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, बहुत सुना था यार मैंने। तो मैंने कहा चलो ये मुझे अटैम्प्ट करना है, इसमें होता क्या है। तो अब पोलार प्लंज में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक स्पॉट है कैमी करके, हेलसिंकी इज़ अ नियरेस्ट एयरपोर्ट, वहाँ से आप ड्राइव करके कैमी जाओ, और फिर कैमी में आपको होटल से पिकअप होता है एक आइस ब्रेकर क्रूज़ होता है, सैम्पू आइस ब्रेकर क्रूज़। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे
तो ये एक क्रूज़ कंपनी है, तो वो आपको कैमी में किसी भी होटल से पिकअप करेगी और ये कुछ 4-5 घंटे की एक्टिविटी होती है। तो वो लोग आपको पिक करते हैं एंड देन दे टेक यू टू वन नियर बाई ओशन विच इज़ लाइक आर्कटिक ओशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है और उस पर्टिकुलर रीजन का नाम होता है बाल्टिक सी। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आइस ब्रेकर क्रूज है लेजिट आइस को ब्रेक करते हुए क्रैक्स करते हुए चलता है, कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस? क्या होता है वो? तो बेसिकली क्या होता है कि आइस ब्रेकर क्रूज से ही हमको समझ में आ रहा है कि आइस को ब्रेक करते हुए चलता है। तो अब देखो आर्कटिक ओशन है, मैं दिसंबर के टाइम पे गई हुई थी, बहुत ठंड, मतलब -25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो अब उन लोगों ने हमको पिक किया और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे सन ना पूरे दिन नहीं रहता है, 10 से 2 के बीच में बस। आप सुबह उठ रहे हो 7-8 बजे, अंधेरा ही जग रहा है, आपको सनराइज़ दिखता है 10 बजे और सनसेट हो जाता है 2 बजे। 4 घंटे की सनलाइट होती है बस। अब उस टाइम पे आपको मैंने पिक किया था आफ्टरनून टाइम, जब ये एक्टिविटी मुझे करनी थी। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी, कुछ अबाउट 250 यूरो से 500 यूरो के बीच में इसकी प्राइस होती है। अच्छा। डिपेंडिंग ऑन किस सीज़न में जा रहे हो, किस टाइम ऑप्ट कर रहे हो, कितना क्राउड है, टूरिस्ट है, उसके हिसाब से। तो अब वो लोगों ने हमको पिक किया, होटल से पिक किया, हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे एक स्पॉट है कैमी में, जहाँ पे ओशन के पास में आपको ले जाते हैं। वहाँ पे कैमी स्नो कैसल भी है पोर्ट पे, जिसको आप फ्री टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत प्यारा स्नो कैसल है वहाँ पे। फिर हम लोगों को क्रूज़ में उन लोगों ने ले लिया, आइस ब्रेकर क्रूज़ है। एक इतनी मोटी मोटी ना, मतलब सी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, पूरा बर्फीला है। रात भर स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़ जमी हुई है पूरी। और व्यू मतलब 10 बजे अगर आप पहुंच रहे हो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल सीनिक सनराइज़ दिख रही होती है वहाँ पे। और क्रूज में कितने लोग होते हैं? क्रूज़ में अब डिपेंडिंग कितने लोगों ने ऑप्ट की है। जब आप गए थे कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे यार, मतलब आई थिंक अबाउट 100 लोग थे जिन्होंने अटेम्प्ट की थी हमारे साथ में। ओके। लेकिन जितने लोग गए थे सब लोगों ने वहाँ जाके पानी में गए, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने बैकआउट कर लिया था। अच्छा, सिर्फ नज़ारे देखे उन्होंने? नज़ारे देखे यार, मतलब यार इतनी ठंड होती है कि मतलब अगर तुम कैबिन से, जो वार्म कैबिन होता है, उससे अगर तुम बाहर जाके फ़ोटो भी खींच रहे हो ना, उतने में तुम्हारी कुल्फ़ी जम जाती है। अच्छा जी। मैं 5 लेयर पहन के गई थी। अरे भाई साहब। अंदर मैंने वार्मर पहन रखे हैं, मेरे हाथ में मैंने हैंड वार्मर लेके गई हूँ, लेग में मैंने वार्मर डाल रखा है। लेकिन मैं लिटरली बाहर जाके एक सनराइज़ का भी व्यू ले रही हूँ ना, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरी नाक फ्रीज हो गई है। फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है यार वहाँ पे, इतनी मतलब आपके हाथ ना एकदम सुन्न हो जाते हैं, लिटरली सुन्न। मतलब यू कैन फील कि ब्लड सर्कुलेट हो ही नहीं रहा है, इतनी ठंड, इतनी हवा, ठीक है। लेकिन अब उस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो तो अंदर वैसे चाय कॉफ़ी की व्यवस्था होती है, अगर किसी को पानी मतलब गर्म कुछ लेना है तो। अच्छा। बट ठीक है, हम लोग गए, हमारी टर्न आई तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं सबसे पहले। नीचे ना एक आपको सर्वाइवल सूट देते हैं, तो ऑरेंज कलर का वो सूट होता है। तो टॉप टू बॉटम तो आप कवर हो जाते हो, लेकिन आपका फेस और मुंह सब ओपन रहता है। और वो लोग आपको एक ग्रुप में अब डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप वाइज, कि इस टाइम पे 10 लोग ही नीचे जाएंगे, या 15 लोग का ग्रुप बना देते हैं। तो उतने ग्रुप को 15-15 मिनट के लिए पानी में जाने की इजाज़त होती है। तो पहली बात तो अब आइस को क्रूज़ क्रॉस कर रहा है, पूरा आइसी है ओशियन। अब आप उसको क्रॉस कर रहे हो तो वो फील है ना, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। मतलब बहुत ही ख़तरनाक वीडियोस है, क्रैक करके पहुंच रहे हो एक स्पॉट पे, फिर वहाँ क्रूज़ रुक जाती है, ब्रीफिंग हो रही है, आपको ऑरेंज सूट पहना दिया गया है। अब आपका टर्न आ गया है, मतलब मैं बाहर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली वो फील हो रही है ठंड कि एकदम मतलब पूरा आंखें फ्रीज़ है, हाथ फ्रीज़ है। मेरे साथ में 2 और ट्रैवल बडीज़ थे, तो हम लोग तीनों ने साइन अप किया था, पर हम एक ने तो लास्ट मोमेंट में बोल दिया भाई मैं नहीं जा रहा।
बैकआउट कर दिया उसने, सॉरी। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, बैकआउट कर दिया, मेरी फ़ोटो तो ले लियो। ये सही काम पे लगा दिया। हाँ लेकिन लगा दिया, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसने बोला मैं 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ रहूँगा नहीं, उसमें जितनी फ़ोटो आएगी आ जाएगी, देन यू आर ऑन योर ओन। तो पानी में हमारा टर्न आया, हमको वहाँ पे, अब वहाँ पे ना कुछ वो भी होते हैं साथ में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरवाइज़ करते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है पानी की वजह से, सांस में कुछ तो शौक से ही मर जाते हैं उधर, इतना ठंडा पानी। बर्फ़ होती है और कुछ मेल्टेड बर्फ़ रहती है, क्योंकि जो क्रूज़ ने ब्रेक की हुई होती है उसमें आपको पानी में डिप करना होता है। टोटल 15 मिनट्स का टाइम देते हैं। अब उसमें कोई तो हो रहा था जो 1 मिनट में बस पानी में जाके वापस आ गया। कोई अब मेरे जैसे थे लोग। मैंने क्या किया, अब मेरे को यार थोड़ी स्विमिंग भी आती है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मेरा एक ड्रीम था, नॉर्थ पोल में जा रही हूँ, आर्कटिक रीजन है, क्रिसमस का टाइम है, मैं हूँ। मैंने तो भैया लिटरली बैक स्ट्रोकिंग की खूब, आइस के साथ प्ले किया। लिटरली ठंड लग रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। मतलब ये एक ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था जो आई थिंक वन टाइम ही मिलता है आपको। और फिर डार्क भी हो गया, 2 बज गए, सनसेट हो गई थी, और मैं ऐसे उल्टे लेटी हुई और मुझे पूरे स्टार्स दिख रहे हैं, चांद दिख रहे हैं। मज़ा आ गया होगा। बहुत खतरनाक मज़ा आ गया। मतलब ऐसा था कि वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इतनी पीस मिल रही थी, क्योंकि 15 मिनट का टाइम हुआ और सारे लोग चले गए थे, मैं अकेले थी पानी में। और जैसे आप वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो, बैक स्ट्रोक कर रहे हो, तो वो एरिया कितना बड़ा था कि वो इतना पॉसिबल भी था कि आप बैक स्ट्रोक करके कर पा रहे हाँ हो? मतलब थोड़ा सा रहता है वाइड, कि आप थोड़ा सा इधर से लेके उधर उस कोने तक जाके उधर की आइस को टच कर रहे हो, उसके साथ प्ले कर रहे हो, ऐसा। तो वैसा था। 15 मिनट तक मैंने किया। फिर मेरी जो दोस्त थी वो सेकंड ग्रुप में थी, तो मैंने कहा मेरे को मेरी दोस्त के साथ में कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, तो प्लीज़ अलाउ मी सम मोर टाइम। तो फिर मेरी दोस्त आ रही है। तो आपको वो नहीं हुआ कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाए या बीमार हो जाओ आप? नहीं, मेरे हाथ वाथ सब कवर थे, मेरा मुंह ओपन था बस। मुझे यहाँ ठंडा वो मुंह जो पे लग रहा सूट था वो वार्म था? वार्म था, मतलब वो उससे आपको पानी फील नहीं हो रहा था, लेकिन आपको फेस पे सब फील होता है। ओके। और हवा फील होती है, ठंड फील होती है, और वो जो शॉक होता है ना कि यार आप मतलब इस वाटर में हो, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फिर मेरी दोस्त आई यार, तो दोस्त थी, तो हम दोनों ने तो भैया एक दूसरे के साथ में प्लेग्राउंड करके खूब मस्ती करी, पानी से खेल रहे एक दूसरे के साथ मस्ती करे। हमने तो उसको प्लेग्राउंड बना लिया था, मैंने तो खूब मस्ती की वहाँ पे। फिर ऐसा हुआ कि एट द एंड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, फिर वो भी चली गई, फिर हम लोग भी आ गए। फिर आने के बाद में हम लोगों ने ड्रिंक्स ली, कॉफ़ी चाय ली, पर आने के बाद में ऐसा हो गया था, मैं 30 मिनट्स रह तो गई थी, लेकिन फिर वो आने के बाद में ना वो मेरा रश निकल गया। अब लग रही है मुझे भयंकर ठंड। फिर मैंने तो 2 तो भर के कॉफ़ी पी, तब जाके थोड़ी मैं काम डाउन फील हुई, मुझे सेंसेस फील हुए। पर मैंने पानी में पूरा मज़ा लिया, ये तो फॉर श्योर था वहाँ पे। अच्छा, जाने से पहले जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो आने के बाद भी कुछ पोस्ट ब्रीफिंग या कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें करनी थी, कुछ ऐसे? नहीं, उन्होंने बोला था कि आने के बाद में आप बस हॉट ड्रिंक लो तो आप नॉर्मल फील करोगे उसके बाद में, क्योंकि बाहर इतनी ठंड रहती है ना, तो यू हैव टू मेक योर बॉडी अगेन नॉर्मल। तो उन्होंने इस तरीके का बोला था। मेरा थोड़ा सा एक्सट्रीम रहता है, तो मैंने थोड़ा 30 मिनट्स तक एक्सप्लोर किया और फिर मैं वापस आई। तो ये इस तरीके से एक्सपीरियंस था। पर मैं ये बोलूँगी कि ये इतना इंडिया में पॉपुलर नहीं है और ना लोग जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, बट आई थिंक स्लोली जितनी लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी दे विल गो एन एक्सपीरियंस। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, वहाँ पे पता है क्या होता है कि अगर वेदर आपको सूटेबल रहता है ना, तो वो लोग आपको क्रूज़ से, जिसको पानी में नहीं जाना ना, उनको वो जो सरफेस होती है ना आइसी बची हुई, उस पर दे विल अलाउ यू टू वॉक। तो वो लोग कर रहे थे? नहीं, हमारे टाइम पे ये अलाउ नहीं था, क्योंकि वो इतनी स्नोफॉल हुई थी कि वो बर्फ़ ना स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हम उस पर वॉक कर सकें। लेयर वैसी नहीं थी, हाँ। तो हम लोग वॉक नहीं कर पाए थे। पर यूजुअली अगर कोई जा रहा है तो दे कैन ऑल्सो वॉक। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आर्कटिक की पावन धरा पे मैंने कदम रखा है, पानी में नहीं गए तो क्या हुआ। और फिर वो आप प्ले करो, एंजॉय करो, सीनिक ब्यूटी बहुत प्यारी रहती है। आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखी? हाँ यार, मतलब अब वापस हम लोग कैमी तो आ गए थे। अब नॉर्दर्न लाइट्स ना ऐसे ऐसे नहीं दिखती है, ये ना एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। आप समझोगे यार आज की रात में नॉर्दर्न लाइट्स जाके देख लूँगा, अब दिख जाएगी, ज़रूरी नहीं है। तो इसके पीछे ना एक साइंस होती है नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ से 150 मिलियन फार हमारा सन है, राइट। हमको ये तो पता है कि सन से हमको रेज मिलती है, दिन भर हम धूप खाते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि वो सन से हमको चार्ज्ड पार्टिकल्स एवरी टाइम स्पेस में रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसको सोलार पार्टिकल बोलते हैं, सोलार विंड बोलते हैं, सॉरी। तो अब क्या होता है कि हमारी अर्थ के अराउंड ना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो बेसिकली वो हार्मफुल रेज को प्रोटेक्ट करता है अर्थ पे नहीं आने से।
तो जब ये पार्टिकल्स हमारे अर्थ के उस एटमॉस्फेयर से मतलब टकराते हैं, तो क्या होता है कि उसको वो मैग्नेटिक जो हमारा ऑरा है वो उसको पोलार साइड्स पे डाइवर्ट कर देता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। और फिर उस एरिया में जाने के बाद में क्या होता है कि इसमें जो आर्टिकल में नाइट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे उसकी जो गैस होती है उस एरिया की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उससे मिक्स होके एक अलग ही लाइट रिलीज़ होती है, अच्छा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। और वो डिपेंडिंग कि कितने परसेंटेज में मिक्स हुई है ऑक्सीजन से या आपके नाइट्रोजन से, उसके हिसाब से वो कलर भी थ्रो करती है। कभी कभार नॉर्दर्न लाइट डांस भी करती है, वो मूवमेंट दिखती है, तो वो मूवमेंट क्यों होती है? वो उसी की वजह से होती है, क्योंकि जैसे जिस स्पीड से आपके मतलब गैस के साथ में वो मिक्स हो रही है, उस हिसाब से वो डांस करती हुई नजर आती है। अब डिपेंडिंग कि कितने परसेंटेज से मिक्स हुई है, कितना परसेंट ऑक्सीजन था, कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन था, उस हिसाब से वो कलर थ्रो करती है। तो मोस्ट कॉमन कलर होता है ग्रीन और पर्पल, वो आपको मोस्टली दिखता है। अदरवाइज रेड और ब्लू ये बहुत ही रेयर चांसेस में दिखता है आपको। कोई पर्टिकुलर टाइम होता है सीजन का कि इस टाइम पे वो नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगे अगर तुम इन कंट्रीज में जाते हो, या फिर वो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं कुछ, या पर्टिकुलर टाइम होता है कि एकदम ब्राइट दिखेंगे इस टाइम पे? हाँ, ऑब्वियसली, जैसे कि ये मोस्टली तो दिखती है आपके आर्कटिक सर्कल में, आप चले जाओगे जो 8 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको दिखती हैं। लेकिन इसका एक टाइम होता है कि एक कुछ तो इसकी चीज़ें होती है, जैसे एक तो कंप्लीट डार्क होना चाहिए, अंधेरा, तब वो विजिबल होएगी। दिन के टाइम में अगर होगी भी तो वो सूरज की किरणों में नहीं दिखेगी आपको। तो एक तो डार्कनेस होनी चाहिए, और दूसरा बात आपका क्लाउड कंडीशन कैसी है। अगर आपका वेदर आपका प्लेन है, स्काई नॉर्मल है, तो फिर आपको वो विजिबल होगी। वहाँ पे ऐप भी तो चलती है जो फाइंडर होती है, लोग गाड़ी लेके निकलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स ढूंढने, ऐसा भी तो हमने सुना है काफ़ी ट्रैवलर्स से। हाँ, तो 2-3 ऐप्स होती हैं, तो आप उन ऐप को डाउनलोड कर लो। तो कुछ ऐप होती हैं जो आपको बताती है कि लाइव लोकेशन की कहाँ पे ये नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है अभी, तो आप उस एरिया की तरफ जा सकते हो। लेकिन हो सकता है वहाँ पहुँचे और वो ना दिखे। ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। किस्मत की बात है। किस्मत, मोस्ट ऑफ द टाइम किस्मत बोलोगे। इंडियन ट्रैवलर्स तो बेसिकली हंट करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को तो यार हमने भी 3 दिन तक हंट की थी, तब जाके दिखी थी। अच्छा। पहली रात तो हमारा टूर गाइड हमको ले गया, अब पैसे भी पूरे लग जाते हैं, और तुम ठंड में जाके वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इस एरिया में दिखेगी, अब तुम जाके खड़े हुए हो रात भर देख रहे हो उसको, दिख ही नहीं रही है। क्या कर लोगे, तुमने इतना पैसा खर्च किया है। टूर गाइड तो अपने पैसा लेगा ही लेगा, वो तो पैसा ले लेता है। पैसा कितना लग जाता है अगर एक नॉर्मल आदमी को फिनलैंड जैसी कंट्री में एडवेंचर करना है और नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, तो कितना एक्सपेंसिव है? बहुत मतलब अगर तुम यहाँ से फ्लाई कर रहे हो तो ही वो 1 लाख के कुछ है, और अगर किस सीजन में आना जाना फिर यार वहाँ पे होटल्स, और इतनी महंगी है वो कंट्रीज में, आपको बता नहीं सकती। मोटा कितना खर्च हो जाएगा बता दो एक बार। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो 4-5 लाख का तो खर्चा है आपका। अच्छा, डिपेंडिंग आप कितने दिन रह रहे हो। अब 7 दिन आप नॉर्दर्न लाइट्स को ही चेज कर रहे हो, आपने सोच लिया कि भाई मेरे को तो नॉर्दर्न लाइट्स को देख के ही आना है, तो यार 7-7 दिन तक भी चेज करते हैं ना तो भी नहीं दिखती। हमको 3rd नाइट में दिखी थी। अच्छा, हाँ, तो पहली रात हम गए एक एरिया में, रात को जंगल में। अब जाना भी उसके लिए क्या होता है, शहर में तो आपकी होटल होती है, वहाँ तो होता है उजाला, तो वहाँ दिखेगी नहीं। तो अब आपको जाना होता है 2-2 घंटे दूर जंगल में रात के टाइम पे। अब जा रहे हो, फिर दिख नहीं रही है आपको। और ये सिर्फ फिनलैंड में दिखती है या और स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क वगैरह में भी दिख जाती है, स्वीडन वगैरह में? हाँ, तो 8 कंट्रीज़ हैं आपको। स्वीडन में दिखती है, डेनमार्क में भी दिखती है, नॉर्वे में दिखती है, फिनलैंड में दिखती है। देन आपके और 4 कंट्रीज़ है जैसे कि रशिया, अलास्का, USA, आइसलैंड। तो इनमें से कहीं भी आप जाओ तो आपको दिखती है। मोस्ट प्रोमिनेंट आपको आइसलैंड से ब्यूटीफुल दिखता है, रशिया से दिखता है, और लैपलैंड से दिखता है। ओह, बट ये फिर किस्मत भी है यार, हमारी किस्मत अच्छी थी यार। हमको 3rd डे जाके मेरे एक दोस्त थे जो मतलब मुझे टूर में ही मिले थे, उन्होंने हमारा टूर गाइड से तो हमारा काम बना नहीं, फिर हम लोगों ने अलग से ही एक हमारी टैक्सी वैक्सी की, और हम लोग हमारी हंट अलग पे ही निकल पड़े, हम 3 लोग। फिर हमको फाइनली हमने उस एरिया को एक्सप्लोर किया, तो जाके हम लोग ऐप के थ्रू ही ढूंढ के फिर हमको फाइनली मिली। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, पता है, नेकेड आई से वो आपको नहीं दिखती उतनी प्यारी। नेकेड आई से आपको दिखेगा ये लाइट जैसी है, लेकिन जैसे ही आप कैमरा ओपन करोगे ना, तो कैमरा क्या करता है कि वो टाइम को कलेक्ट करके, और फिर वो एक सैचुरेटेड उसकी प्रॉपर विजन बन के दिखती है।
तो वो जो टाइम मिल जाता है ना कैमरे में, और उससे जो वो लाइट को कलेक्ट करके जो आपको प्रोडक्ट दिखता है, तो वो बहुत प्यारा होता है। हमेशा यही होता है, कभी कभी बहुत प्रोमिनेंट नेकेड आई से भी दिखी जाती है? नहीं नहीं, नेकेड आई से आपको इतनी दिखेगी, लेकिन इतनी प्यारी नहीं दिखेगी। उसी वक्त आप बस कैमरा ऑन कर लो अपना, अच्छा, फिर आपकी फोटो बहुत खतरनाक आएगी। मैम वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा जब तो ये उसका टाइम का ही खेल है पूरा। 2 सेकंड 3 सेकंड क्या है कि कैमरा आपकी पूरी लाइट को कलेक्ट करके दिखता है, और हमको ऐसे लाइव दिख रही होती है, तो वो डिफरेंस है। ये हमेशा हर जगह रहेगा। और नेक्स्ट बेस्ट कौन सा आपका एक्सट्रीम एडवेंचर रहा है? और भी काफ़ी रहे हैं यार। अब मैं आपने वो किया है कभी, साउथ अफ्रीका वगैरह गए हो? वहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं गए। हमने जो सुना है, हमने तो सुना है बहुत डेंजरस कंट्री है, वहाँ क्राइम बहुत है, और अकेले सोलो के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, रात को होटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमने तो ये सब सुना है अफ्रीकन कंट्री। हाँ यार, मतलब आप केप टाउन वेप टाउन चले जाओ, दिन में तो ऐसा लगेगा पोस्ट कार्ड है जैसे। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री, यू मस्ट विजिट इट। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री। लेकिन रात होते ही तो भैया 6 बजे बाद तो आप मतलब इधर से होटल से सामने की तरफ स्टोर में भी कुछ लेने जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि रोड के साइड में ना लोग खड़े हुए हैं एंड यू आर गॉन। कोई ना कोई छेड़ेगा, कोई चोरी करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ भी, यू कैन, एनीथिंग कैन हैपन। और चाहे तुम ग्रुप में हो चाहे नहीं हो, डजंट मैटर। अब तुम्हारे यहाँ पे कोई गन लगा देगा तो तुमको कैसा लगेगा केप यार? टाउन भी उतना ही अनसेफ है जितना जोहानिसबर्ग वगैरह। जोहान्सबर्ग तो सबसे खतरनाक है। वहाँ पे तो 6 बजे बाद में पुलिस ने ही बोल दिया कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, तुम निकल रहे हो तो। बहुत ही खतरनाक है वो एरिया। केप टाउन उससे थोड़ा सा बेटर है अगर आप ट्रस्टेड मतलब सोर्स से ट्रैवल कर रहे हो। जैसे कि वहाँ की उबर एक है, उसमें आप जा रहे हो तो यू हैव टू बी ट्रस्टेड, एंड देन यू गो टू द डायरेक्टली टू द स्पॉट एंड विद द सेम कैब विच इज़ ट्रस्टेड एंड कमिंग बैक एंड ऑल्सो गोइंग टू द ग्रुप। तो थोड़ा सा ट्रस्टेबल है वो, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट वॉक। 6 बजे के बाद तो कैन नॉट वॉक। वॉक तो आप अकेले कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, डर ही लगता है यार, सब एक जैसे लगते हैं वो। मतलब मैं और मेरी एक दोस्त थी, हमने डिसाइड किया कि जाते हैं पास में थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आते हैं, होटल में आके बैठ के थोड़ा चिल करेंगे। गए तो भाई हमको तो नीचे वाले बंदे ने बोल दिया भैया इसको लेके जाओ। होटल वाले बंदे खुद हमारे साथ गया था, जिसमें हमको जस्ट सामने जाना था, उसमें ये ऐसी हालत है वहाँ पे। क्या आपने एडवेंचर किया वहाँ पे? कुछ बताओ कैसा रहा? बहुत सारे हैं। देखो सफारी तो नॉर्मल है, बट मैं तो बोलूँगी सफारी भी केन्या और तंजानिया की ज़्यादा बेटर है। साउथ अफ्रीका में तो मत ही करो, बेटर है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में लेकिन एक चीज़ बहुत यूनिक है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है। तो जोहान्सबर्ग है ना, उसके पास में मैंने जो एक एरिया एक्सप्लोर किया था, एक उकुटूला करके एक वाइल्ड लॉज रिजर्व है। अच्छा, हाँ, उकुटूला, गूगल करिएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, वो एक प्राइवेटली ओन्ड एरिया है। उसमें क्या होता है कि जो अफ्रीकन लायन है और बाकी जितने भी आपके बिग फाइव्स हैं और ये हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे ही रेस कर रहे होते हैं, रेस्क्यूड होते हैं वो। तो उनको बचपन से ही वो नेचुरल हैबिटेट है पूरा 260 हेक्टेयर का, इतना बड़ा। तारा हो गया वैसा ही। हाँ, मतलब 260 हेक्टेयर का बहुत बड़ा एरिया है, पर लेकिन उसमें नेचुरली सब रहते हैं। ठीक है। और पर उनको क्या होता है कि वो ट्रेंड होते हैं ह्यूमन के अराउंड, थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं, फेमिलियर होते हैं वो वैसे। तो फिर अब उसमें आपको क्या है कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, आप जाओ और आपका एक टूर कराते हैं, वॉक विद लायन। ओह, वॉक विद अफ्रीकन लायन, गोल्डन लायन, वाइट लायन, जो मजेस्टिक, काम, रॉयल, मतलब और प्रॉपर लायन। वैसे नहीं है थाईलैंड की तरह कि उनको ड्रग दे रखा है जानवरों को और वो उनकी सुकड़े पूंछ हुए पकड़ लो, पर आप उन्हें टच नहीं कर सकते। नहीं भाई, टच नहीं। पूंछ पकड़ लो। अरे नहीं, इनकी तो पूंछ पकड़ लेते हैं लोग, दूध पिला देते हैं जाके थाईलैंड में। नहीं, देखो थाईलैंड वाला ना, मैं थाईलैंड भी गई हूँ यार, 2-4 बार मैंने वहाँ भी ट्रैवल किया। तो थाईलैंड वाले में क्या होता है ना कि वो ड्रग्स वगैरह से इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। ये वाले रियल होते हैं, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं होता है। पर इनका डिफरेंस क्या होता है कि ये वो रेज्ड अप ही उनके अराउंड होते हैं। तो जो ट्रस्टेड फेस होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो 3-4 लोग आते हैं, ठीक है। हम लोगों को तो एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं, हमको दे देते हैं एक लाठी। अच्छा, ठीक है, कि पास आए तो आप, पास आए या कुछ भी हो तो ऐसे लाठी दिखा देना। अच्छा, वो ट्रेंड होते हैं कि इस लाठी इज़ अ बैरिगेटर बिटवीन यू एंड मी। वो उस तरीके से ट्रेंड होते हैं। अब हमारे टाइम पे क्या हुआ, वो गोल्डन लाइन को लेके आए, तो लाइन आ गए, ओ भाई आ रहे लाइन तो यूजुअली दहाड़ रहे। अब वो तो हट्टे कट्टे जैसे फुल मतलब थाईलैंड वाला सीन नहीं था, नॉर्मल अफ्रीकन लाइन जैसे लग रहा है सफारी में अपने को दिखते हैं ना दूर से, वो लाइन हमारे मैं यहाँ और वो सामने 2 लाइन हट्टे कट्टे और दहाड़ रहे।
लिटरली। अरे भाई साहब। हाँ, और हम लोग को ऐसे लाइन से खड़ा कर दिया एक एक लाठी से। फिर हमको बोला कि इतनी सी भी मिस्टेक तुम्हारी जान को खतरा कर सकती है, तो ये बीच में जो है ना, ये लाठी है बस एक, इसको गिरा मत देना। और वो आपसे साइन वगैरह भी कराते हैं क्या कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनिमल अटैक कर रहे तो? हाँ, वो करवाते हैं, अच्छा जी। लिटरली कराते हैं। तो वो तो यार ये बस एक इंटरेक्शन है कि किसी को अगर और ज़्यादा ज़िंदगी में थ्रिल चाहिए, ड्रामा चाहिए, तो भाई चल लो। तो वो तो साइन वाइन करा के हमको लाठी का एक बैरिकेटर बता दिया कि इस लाठी को तुमने गिरा दिया तो तुम खत्म हो फिर। और फिर तुम्हारे पास लाइन आ गया तो तुम हमको मत बोलिए। बाकी किसी टूरिस्ट में वो ऐसा मौका आया कि किसी को लाठी यूज करनी पड़ी हो या आपको खुद? हाँ यार आया, मतलब अब देखो क्या होता है, कुछ ना इंटरेक्शन थोड़ा लंबा रहता है। मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता कि वो आए, हम आए और चले गए, थोड़ा टाइम होता है उसमें। लिटरली क्या होता है कि हम लोग एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक उनके पीछे पीछे वॉक कर रहे होते हैं, उसको फील कर रहे होते हैं कि अफ्रीकन लायन कैसे होते हैं। मैम वैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, उनकी आंखों में नहीं देखना, तो उनको चैलेंजिंग लगता है कि सामने वाला बंदा शायद चैलेंज कर रहा है। तो आप वहाँ पे कर सकते थे कि लायन को तुम स्टेयर कर रहे हो, आंखों में देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। यू कैन डू एनीथिंग बट विद द डिस्टेंस ऑफ दैट लाठी। बस लाठी को सामने रखना है पूरे टाइम। वो लाठी इज अ ट्रेनिंग पॉइंट कि हाँ आपके ह्यूमन और उनके बीच में वो एक लाठी है। फिर वो एक स्पॉट पे ले जाते हैं, वहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं, हम लोग एक एक करके उनको और उनकी एक्टिविटीज़ को पास से ऑब्जर्व कर लेते हैं, फील रहता है। फिर एक एक करके हमने फ़ोटो भी लिया उन लोग के साथ में। फिर एक पॉइंट था, मैंने तो उनके लिटरली मतलब लाइन मेरा ये है और एक वन हैंड इतनी सी डिस्टेंस पे मैं उनके पीछे पीछे वॉक कर रही हूँ। वीडियो है मेरे पास। ऐसे उस पे अगर लायन पीछे देख रहे तो वहीं पड़ किया जाए। उसने पीछे। उसने बोला था नहीं देखता यूजुअली, और अगर देखेगा तो लाठी दिखा देना। अच्छा लाठी दिखा देना। हाँ, और मेरा वीडियो है जिसमें ऐसे बाकी लोग जा रहे हैं, तब उसने कुछ नहीं किया, मेरा टर्न आया तो उसने पीछे मुड़ गया। यूं देख रहा है। ओ भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं आपकी वीडियो में पोज दे रहा था वो कि आपकी और अच्छी वीडियो बने। नहीं, मतलब लिटरली अब आपको तो पोज लग रहा है, मेरी जो थी ना वो मुझे पता है वहाँ पे इट्स नॉट इजी यार। वो अफ्रीकन लायन है, मतलब ऐसे यहाँ पे हमारे इंडिया में मतलब कहीं भी आप इतना क्लियर, मुझे नहीं लगता आप कहीं भी इतना क्लोजली नहीं जा सकते और वो भी ओपनली, केज नहीं है, कुछ नहीं है और इतना पास जा सकते हो। तो यार ये एक खतरनाक एक्सपीरियंस था। मेरी तो लिटरली वो जैसे पीछे देख रहा है, मैंने कहा भैया हो गया फोटो वीडियो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी तो हाफ ही वीडियो है उनके साथ में, आई थिंक सो। उसके लिए आपने कितना पैसा पे करा था? फीस होती है उसकी कुछ? हाँ यार, वो अब जोहान्सबर्ग से कुछ 1.5 घंटे दूर ये स्पॉट था, तो पहले तो वो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो आपके रहते हैं वो आपको करने होते हैं। फिर वो इंटरेक्शन की कुछ फीस रहती है, इतना मुझे प्रोमिनेंटली याद नहीं है, बट आप गूगल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक ब्रिज भी आप बता रहे थे, वो जो हाईएस्ट ब्रिज है उसका क्या? ब्रुकलिन ब्रिज इन अफ्रीका। हाँ, अरे ब्लूक्रेन ब्रिज यार, मतलब अब आप लोगों ने, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ब्लूक्रेन मतलब अपने साउथ अफ्रीका में भी है। हाँ, हमेशा यूएस का ही सुना है। हाँ, ये यूएस का ही सुना है लोगों ने। तो क्या है कि ये एक बहुत खतरनाक कहानी है यार। मतलब आप ये समझ लो कि बंजी बहुत नॉर्मल है। लोग सोचते हैं कि यार बंजी जंप मैंने भी किया है, बंजी जंप मैंने किया। ये नॉर्मल बंजी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने भी बहुत बंजी की है। तो एक तो मकाऊ की बंजी जंप है जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है, लेकिन वो क्या है, वो एक कमर्शियल टावर है और मकाऊ के सेंटर में एक टावर है, उससे तुमको नीचे आना होता है और नीचे भी ना एक गद्दा टाइप्स लगा रखा रहता है। तो इतना ना वैसा वाला फील नहीं आता। सिटी है और है, लेकिन है हाईएस्ट। तो उधर भी है, लेकिन कम कर रही है, थोड़ी सी कम। बंजी वैसे तो न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा फेमस है ना? हाँ, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ब्लूक्रिन की, सबसे पहली बात तो इसका ये है कि एक तो ये हाईएस्ट ऑन द ब्रिज, एक तो घाटी है, माउंटेन है और उसमें एक ब्रिज बना हुआ है और ये हाईएस्ट है ऑन द ब्रिज। इसके ऊपर एक और हाईएस्ट है, बट वो कमर्शियल है। दिस इज़ रॉ नेचुरल इन द फॉरेस्ट। ओके। तो इसमें क्या रहता है ना कि अब वो ब्रिज है, पहली बात तो इतनी तो ठंडी हवा रहती है, कुछ अबाउट 90 आपके फ्लोर्स आ जाए, इतनी तो हाइट होती है। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊँ ना, पहली बात तो आपको वॉक करके वहाँ पहुँच नहीं सकते। आपको जाना है ना तो आपको या तो एक नैरो सी वॉक होती है, उससे आपको जाना होता है, नहीं तो फिर आपको वो जिप लाइन एक ऑप्शन है। अच्छा, जिप लाइन से ही जाना होता है। तो पहले तो आधे लोग तो उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। एडवेंचर करने से पहले एक और एडवेंचर करो। हाँ, तो जिप लाइन करना होता है। मतलब क्या होता है कि अब ब्रिज है, ब्रिज के सेंटर से आपको जंप मारनी है, तो ब्रिज के सेंटर पे तो कैसे जाओगे ना, तो वो जिप लाइन से लेके जाते हैं और आधा थ्रिल तो वहीं ख़त्म हो जाता है तुम्हारा।
ठीक है, और हाइट है अबाउट 700 कुछ फिट है, उतनी हाइट है उसकी, और एयर अबाउट 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रॉक्सीमेटली होती है, और ठंड इतनी कि खतरनाक, क्योंकि घाटी है, नीचे तो पानी बह रहा है और कोई लैंड नहीं है नीचे, मतलब बेसिकली कोई लैंड वैंड नहीं होती, घाटी है और चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ब्रीफिंग कराने के बाद में वो बोल देते हैं कि उस पॉइंट पे जाने के बाद में जब जंप बोले तो जंप है, देयर इज़ नो गोइंग बैक। अच्छा, जंप तो मतलब जंप, हम आपको कुदा देंगे, धक्का मार देंगे, पर देयर इज़ नो गोइंग बैक। और अगर आपने गोइंग बैक कर लिया एक बार भी तो हम आपको फिर अलाउ नहीं करेंगे कि अब वापस से आई एम रेडी। तो 1 अटेम्प्ट ओनली। क्रेजी भाई, फट जाए खतरनाक। तो सबसे पहले हमारी ब्रीफिंग हुई, मेरे को वहाँ पे जिपलाइन से ले गए। अब मैं तो पहले भी की है मैंने मकाऊ में, तो वहाँ तक ठीक था। फिर वहाँ पे गए तो यार वे के तो अफ्रीकन लोग बहुत चिल्ड आउट होते हैं यार। वो लोग जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या खतरनाक म्यूज़िक चला रखा था, तो जो तुम्हारी जो फील होती है ना वो थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाती है। म्यूज़िक से पहले डांस वांस कर रहे होते हैं, लाउड म्यूज़िक, और पूरा जंगल है, घाटी है, तो वो म्यूज़िक भी लाउड सुनाई देता है। फिर उस लाउड म्यूज़िक में वहाँ पे वो लोग एक बहुत ही रस्सी वस्सी मतलब प्रिपेयर करके बंजी वंजी बना के लोगों को, जब वो नीचे जा रहे होते हैं ना, तो उस लाउड म्यूज़िक से एक आवाज़ आती है ओ करके, जो आगे वाला इंसान जा रहा होता है, तो वो वही थ्रिल ख़त्म हो जाती है आधी तो तुम्हारी, भाई ये क्या हो रहा है ये। और मेरे साथ में 2-3 लोग और थे, तो मुझे सबने बोला तुमने पहले की हुई है, पहला तो तुम्हारा ही टर्न है। अब गए भाई वहाँ पे, आ गया मेरा टर्न, मेरे को प्रिपेयर करके वहाँ पे खड़ा कर दिया। एक बार तो मुझे भी लगा मैं क्यों कर रही हूँ ये। हाँ, ये पागलपन है, क्रेजी है। मतलब नीचे सिर्फ खाई है और तुम नीचे नहीं जाते हो जंप करके, वापस ऊपर आना होता है। अच्छा, हाँ, तो यूजुअली क्या होता है, जंप होता है तो तुम नीचे उतर जाते हो। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, अब एक तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अब आपको जंप करना है, राइट। तो एज पे आ गए हो, बस ख़त्म, गए ख़त्म, नीचे कोई बचाने वाला नहीं है, नो ग्राउंड नो साउंड, कुछ भी नहीं है, जंप हो गई। अब उसके बाद में ना तुम 360 घूम ही रहे होते हो रस्सी में, घाटी में, हवा में, क्योंकि इतनी स्पीड से होता है ना, तो वो स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो मैं बताऊँ टोटल प्रोसेस वो 5 मिनट की थी। और तुम हेड मेरा नीचे, पैर मेरे ऊपर, ख़त्म, पूरा ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारे हेड तक आ रहा है, और तुम रोटेट करते जा रहे हो। स्पीड फील हो रही है, थ्रिल फील हो रही है, मेंटल बैटल हो गई थी मेरी। तो उस वक्त मुझे 3 चीज़ दिख रही थी, एक तो हवा, एक सन्नाटा कि कोई नहीं है, और तीसरी मेरी सांसें। आई वॉज क्लोजेस्ट टू द गॉड, भगवान आज बचा लेना। फिर जैसे ही वो स्टेबल हुई, फिर ऊपर से एक आवाज़ आती है, मैम यू डिड वेल, आई एम कमिंग। तब जाके थोड़ी सी वो एक ह्यूमन की आवाज़ होती है ना, वो फिर फील आता है कि यार समथिंग इज़ कमिंग बैक टू सेव मी। फिर वो स्लोली नीचे आते हैं, दे टेल यू, वो थोड़ा तुमको सीधा करते हैं, फिर पुल करके तुम वो पड़ जाते हो। फिर पूरे लोग वहाँ ऊपर आपके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। वाह, क्या तो कूदे हो तुम, बढ़िया कूदे हो मतलब आप पूरा। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इसमें तुमको मेंटल बैटल है। मतलब आई वोंट से कि इट्स ईजी, इट्स टफ। तो यूजुअली लोग कम अटेम्प्ट करते हैं इसको। जब कोई ऐसे एडवेंचर करते हैं ना यूजुअली, तो जैसे स्काई डाइव हो गया, कुछ भी हो गया, तो करने से पहले देखते हैं कि यार यहाँ पर पहले कितनी मौतें हो चुकी हैं, यहाँ पर क्या हुआ वो है। तो मैंने भी देखा था, तुम गूगल पर सर्च करते हो, तो आपने वो सब देखा होता? मैंने देखा था, साउथ अफ्रीका की 0 कैजुअलिटीज़ थी। अच्छा, सिर्फ इसी ट्रस्ट पे मैं गई थी, वरना शायद मैं सोचती कि नहीं करूँ। 0, एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ। इंडिया की थोड़ी सी मैं मानूंगी कि ट्रस्टेड नहीं है, कैजुअलिटीज ज़्यादा होती है, पर वहाँ की 0 आए दिन वीडियोस देखते हैं। हाँ, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा 0 है। इंडिया की तो कॉमेडी वीडियो ज़्यादा होती है, लोग कूद नहीं रहे, उन्हें उड़ा के फेंक रहे हैं। कूदते वादी में है, पहुंचते किसी घर की छत पे भटका। सही बोल रहा है, लेकिन मैं बताऊँ वो वन ऑफ द काइंड एक्सपीरियंस था। मतलब मैं बोलूँगी स्काई डाइव से भी बेटर था। अच्छा, स्काई डाइव में फिर भी एक टेंडम वेंडम कर रहे होते हो, थोड़ा सा एक बंदा भी पीछे होता है, वो तुमको पेट कर रहा होता है, सब ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है यार। और इसमें ये भी होता है कि नीचे जाने के बाद में नीचे ही नहीं रहना, ऊपर आना है वापस। तो वो आपको ऊपर पुल करते हैं, नीचे लेने आता है एक इंस्ट्रक्टर, पहले तो एक रोप से नीचे लेने आता है, फिर वो तुमको सीधा करता है। तुम तो उल्टे ही लटके हो ना, तुम्हारा ब्लड पूरा हेड में आ जाता है वहाँ पे। फिर वो सीधा करते हैं, फिर वो तुमको अपने साथ कनेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं। अब सोचो 90 फ्लोर की फिर से ऊपर जाना है, तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि 1 मिनट की जंप हुई और ख़त्म, इट इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग। तो उसमें पूरा थ्रिल ड्रामा सा हो जाता है यार। मतलब आई वुड से कि वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। और क्या क्या एक्सपीरियंसेस करे आपने साउथ अफ्रीका में?
साउथ अफ्रीका यार वैसे बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था यार, बहुत बहुत कम लोग को पता है उसके बारे में। तो हमने यूजुअली सुना हेलीकॉप्टर, राइट, हेलीकॉप्टर राइड से यार थोड़ा सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हैं, वो हमने नॉर्मली सुना है हर कंट्री में। मैंने भी किया था, मैं फिलीपींस गई थी, वहाँ एक्सपीरियंस किया था, तो उसके बारे में तो क्या बोलूँ। लेकिन एक उससे ही उसका एक लाइटर एयरक्राफ्ट बोलेंगे, उसका नाम होता है गायरोकॉप्टर। अच्छा। हाँ, तो गायरोकॉप्टर क्या होता है, एक लाइटर एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। और जो यूजुअली क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर होता है ना, वो रोटर इंजन से प्रॉपर्ली कनेक्टेड होता है, एक बैलेंस्ड होता है, उसमें आप कॉकपिट के अंदर होते हो, कवर्ड होते हो, तो सब कुछ कंट्रोल चल रहा होता है हेलीकॉप्टर में। इसमें क्या होता है, कोई कॉकपिट नहीं होती है आपकी, अच्छा। मतलब एक छोटी सी प्लेन होती है एयरक्राफ्ट। हाँ यार यही, तो इसमें क्या होता है, एक छोटी सी प्लेन होती है ये, ठीक है, और आगे आपका पायलट बैठा होता है और आप पीछे होते हो, इतनी सी तो स्पेस होती है। 2 लोग होते हैं बस। 2 लोग, स्पेस ही नहीं होती है, 2 ही लोग की स्पेस होती है, पायलट और आप। अब उसमें फिर आपका ये एक तो लाइटर एयरक्राफ्ट होता है और रोटर इंजन से इतनी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, और मेनली ये हवा से घूम जाता है। हवा से घूम जाता मतलब तेज विंड हो तो ये आपको निपटा निपटा देगा। अच्छा जी। हाँ, तो जब आपको ये एक्सपीरियंस करना होता है ना, तो पहले पायलट चेक करता है कि विंड कैसी है, नेक्स्ट 30 मिनट्स क्या है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा विंडी होना लगता है ना, तो वो उधर ही लैंड करवा देता है आपको। लेकिन इसमें मज़ा मालूम क्या होता है ना, कि अब यूजुअली हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, हमको नेचुरल ब्यूटी को प्रॉपर्ली देखना होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है ना, कि पहली बात तो नेचुरल ब्यूटी का सब कुछ दिखता है, इसमें ओपन है, हवा फील हो रही होती है, पूरा खुले आसमान में आप रह रहे होते हो, एडवेंचर और थ्रिल तो है ही, क्योंकि कभी भी निपट सकते हो तुम। फिर आप उसमें खास बात क्या होती है, वो स्टंट कराते हैं। तो जैसे ही आप जा रहे हो, तो ये ना ग्राउंड पे भी यूं 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 चल रहा होता है, नीचे थोड़ी देर ग्राउंड के करीब ही रहता है ये। तो ग्रास आया तो हम नीचे आ गए। फिर हम लोग, जैसे मैंने साउथ अफ्रीका में केपटाउन में अटेम्प्ट की थी ये, तो वहाँ का सी आपको पता ही है कि अटलांटिक सी और इंडियन सी का मिक्स वहाँ पे व्यू रहता है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो हम लोग कैंप्स बीच है वहाँ पे, उसकी तरफ जा रहे थे, तो हम लोग सी के ऊपर भी गए उससे, गायरोकॉप्टर से, और लिटरली ना पायलट ने पता है क्या किया, वो सी है नीचे, सी के बीच में हम लोग, और नीचे पानी में वेव्स तक ले गया। ओह। पानी को छुआ है, उसके छींटे आ रहे हैं। हाँ, क्रैश नहीं कर सकता है नहीं, कुछ नहीं होता, यही तो इसकी खास बात है। अब तुम हेलीकॉप्टर को ऐसे नहीं ले जा सकते, तो तुम जो फील है ना, और वो जो थ्रिल है ना, वो यूनिक है। पानी को वहाँ पे ले जा रहे हो, फिर अगर आपका टेबल टॉप माउंटेन एक ब्यूटीफुल प्लेस है, उसके करीब से उसको महसूस कर रहे हो, उसको जिगजैग ऊपर नीचे ले जा रहे हो, ग्रास है तो उसके करीब, मतलब ये एक ऐसी है ना कि थ्रिल और एडवेंचर सब कुछ है, और हवा की भी आपको रॉ फीलिंग महसूस होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये हर किसी को अटैम्प्ट करना चाहिए। हेलीकॉप्टर तो आउटडेटेड हो गया, ये ज़रूर ट्राई करो। और किसी कंट्री में भी होता है? हाँ, दुबई में होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बोलूँगी दुबई से ज़्यादा ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साउथ अफ्रीका इज़ वेरी दुबई में तो क्या ही देखेगा इंसान, रेत में ही लौटाएगा या पानी है, और तो क्या हाँ, ही है क्योंकि उधर। साउथ अफ्रीका क्या है कि बहुत प्यारी नेचुरल ब्यूटी है, तो यहाँ पे सबसे प्यारा एक्सपीरियंस करने का ये चीज़ है। साउथ अफ्रीका में और क्या वियर्ड चीज़ देखी, कुछ यूनिक अलग चीज़ें? हाँ, एक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होगी, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था ये। तो हम लोग गए और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तुम पेंगुइन देख सकते हो साउथ अफ्रीका में। हाँ, अभी तक जो पता है ये कि अंटार्कटिका में जाकर ही तुमको पेंगुइन देख सकते हो, तुम वहाँ मिलेंगे। हाँ, तो लोग उनको देखने के लिए वहीं जाते हैं मोस्टली। वही जाते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। तो आई थिंक ये न्यू है कि आपको पेंगुइन्स देखना है तो इतना सारा पैसा खर्च करके अंटार्कटिका जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको करीब से, बोल्डर बीच है एक साउथ अफ्रीका में, तो उस बीच पे आपको अच्छे मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 मिलेंगे, अच्छा। मिलते हैं हंड्रेड्स में, मतलब वहाँ पे बट पेंगुइन एक पेंगुइन्स साथ। का एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे वो है वेदर कंडीशन? हाँ, वो उनके लिए रहती है, और फिर वो वरना हर सीज़न में बाहर भी नहीं होते, वो केव्स के अंदर रहते हैं, जो थोड़ा कूलर एनवायरनमेंट रहता है उन लोगों के लिए। और मोस्टली जब मैं गई थी तो वो लोग यार लिटरली स्विमिंग भी कर रहे थे हमारे सामने पानी में। मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा था यार, मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि चलो अंटार्कटिका गए नहीं गए, एक बार हमने पेंगुइन से मुलाकात तो कर ली। ऐसा होता ना कि यू आर नॉट सपोज टू टच देम, ऐसा हाँ मैंने यार, वो सुना है। बाइट कर देते हैं आपको, और उनकी बाइट बहुत खतरनाक होती है, तुम नहीं टच कर सकते। पहले तो वो बोल्डर बीच में ना एक बैरिकेटर है, तो तुम उनके करीब जा ही नहीं सकते वहाँ पे, वो उनकी टेरिटरी है उसके नीचे। लेकिन हमने ना उसका भी एक रास्ता निकाल लिया था, तो कुछ पीछे जाके एक स्पॉट है जिसमें थोड़ा सा थ्रिल है, ड्रामा है, केव्स से अंदर पानी से होते हुए तुम एक एरिया है,
जहाँ पे तुम अगर लक मिला तो कुछ पेंगुइन वहाँ पे तुमको एकदम लिटरली तुम्हारे हैंड डिस्टेंस पर दिख जाते हैं। बट ऐसा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पेंगुइन में और तुम्हारे में, और अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको ऑटोमेटिकली पीछे होना है, ऐसा हाँ भी कहते होना हैं। है, बट हमने तो कुछ मैंने तो उनको थोड़ा और करीब से भी महसूस कर लिया था। वो थोड़ा एक पीछे वाला रूट था, उससे मैं गई थी। बट हाँ, यूजुअली यू शुड मेक सम डिस्टेंस फ्रॉम देम। तो मैंने तो उनकी फैमिली भी देखी थी यार, मतलब बहुत क्यूट होते हैं। मतलब मैंने ऐसे एनिमल आज तक नहीं देखे। मतलब तो किसी को भी, अगर मैं तो ये बोलूँगी एनिमल लवर है तो अगर आप या तो पेंगुइन वगैरह से मिलना है तो साउथ अफ्रीका चले जाओ, और लायन वॉक तो मैंने बताया ही, तो उसके लिए भी बेटर है, सीनिक ब्यूटी के लिए भी बेटर है। और अगर सफारी एंजॉय करनी है तो वहीं से फ़्लाइट पकड़ के आप नैरोबी चले जाओ, नेक्स्ट कंट्री केन्या, वीज़ा भी इजीली मिल जाता है और वहाँ पे तुम सफारी करके आओ, मसाई मारा या अम्बोसेली कहीं भी। मसाई मारा वैसे बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं लोगों की उसके बारे में। आपने करी है वो मसाई मारा, गए हो आप? हाँ मैं गई थी ना, मैं नैरोबी से गई थी। तो यार अब नैरोबी से आप जाओगे ना तो मसाई मारा और एक अम्बोसेली, दोनों बहुत फेमस है वहाँ पे। पर मैं एक आपको डिफरेंस बताऊँगी। तो आप जब मसाई मारा जाते हो तो वो बहुत फेमस है, लेकिन अम्बोसेली में क्या होता है, आपको माउंट किलिमंजारो दिख जाता है, अच्छा। जो तंजानिया और इसकी बॉर्डर पे है, और वो है वर्ल्ड वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन। तो उसकी जो ब्यूटी है ना वो बहुत शानदार है। तो अगर कोई मसाई मारा जा रहा है तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा तो वो उसका मिस हो जाएगा। पर आपको बिग 5 और एनिमल्स, लाइव हंटिंग जो बोलो, एलिफेंट, जिराफ, ज़ीब्रा, थाउजेंड्स में सब अम्बोसेली में भी दिख जाते हैं। तो अम्बोसेली के साथ प्लस पॉइंट है कि आप किलिमंजारो भी एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ रात को रुकने की भी प्लेसेस, वो तो सबको पता है वहाँ पे है। और रात को रुको, सामने आपका किलिमंजारो व्यू है, सुबह उठो, सफारी जा रहे हो, लाइव हंटिंग देख रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो वो सब है। आपने कुछ यूनिक देखा और वहाँ पे? मैंने देखा तो नहीं है, पर मेरा देखने का मन ज़रूर है। एक मसाई मारा है, तो उसकी एक ख़ास बात क्या है कि द ग्रेट माइग्रेशन। क्या है वो? तो ग्रेट माइग्रेशन क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइम होता है जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में। उस टाइम पे क्या होता है कि तंजानिया में, आपको पता है ना, वो एक नेशनल पार्क सेरेंगेटी करके जो है, वहाँ से तंजानिया से मसाई मारा नेशनल पार्क में एनिमल मूव होते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर। उसी टाइम पे होते हैं मूव, फ्रेश ग्रास के लिए, पानी के लिए, तो वहाँ से मूव हो रहे होते हैं। तो ये एक फेमस ईयरली एक्टिविटी है। तो अब एनिमल्स भी ना ऐसे 2-4 एनिमल नहीं घूम रहे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं, झुंड के झुंड। मतलब ये समझ लो मिलियन में आपको वाइल्ड बीस्ट होंगे, लैक्स, मतलब 5-6 लाख ज़ीब्रा एक साथ, अरे भाई साहब, 2-3 लाख आपके इम्पाला एक साथ झुंड के झुंड माइग्रेट हो रहे होते हैं। तो उसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से फोटोग्राफर जाते हैं। वो जो फोटोग्राफी होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, और वो ओपनली माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो जुलाई में स्टार्ट होता है, अक्टूबर में ख़त्म होता है, और पीक टाइम क्या हो गया, अगस्त और सितंबर। अच्छा। उसके बीच में एक स्पॉट होती है मारा रिवर, दोनों कंट्री के बीच में। तो मारा रिवर में सबसे खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको क्रॉस करना होता है रिवर को, और वहाँ आता है मज़ा। वहाँ हंटिंग भी हो रही होती वहाँ है। पे हो रही होती है लाइव हंटिंग के नज़ारे, लाइफ और डेथ का प्रॉपर नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पे आपको, क्योंकि पानी में होते हैं क्रोकोडाइल्स। तो जो एनिमल्स माइग्रेट कर रहे होते हैं, लाइव क्रोकोडाइल उनको खा रहे हैं, और पानी में करंट इतना खतरनाक होता है कि कुछ तो एनिमल यूं ही बह जाते हैं। वहाँ पे लायन लाइव ज़ीब्रा को हंट कर रहे होते हैं। तो जो वो स्पॉट होता है ना, वो एक नज़ारा होता है कि एक तो इतने सारे एनिमल्स माइग्रेट कर रहे हैं, और दूसरा इतनी संख्या में एक साथ देखना कहीं भी पॉसिबल नहीं है वर्ल्ड में। तो जो मारा रिवर के अराउंड ना, वो पूरा, एक तो नैरो रिवर है, तो वो क्या एक साथ झुंड के झुंड वहाँ एक साथ इकट्ठे हो ही जाते हैं। और फिर वहाँ जो वो हंटिंग है, खून बह रहा है, लाशें बह रही है, और वो उसको हंट कर रहा है, बाप रे। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही जाते हैं वहाँ पे, या फिर नॉर्मल लोग भी जाके वो चीज़ें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कोई भी जा सकता है, अच्छा। पर एक बात जरूर है, आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी। अच्छा जी, कितनी डेली हो जाएगी? अरे यार 4-5 गुना। आप नॉर्मली मसाई मारा जाओगे ना केन्या में सफारी देखने, उस टाइम पे 5 गुना हर चीज़, फ्लाइट रेट से लेके, होटल से लेके, आपके लॉज से लेके, सब कुछ पूरी दुनिया से यार। मतलब ये जो नज़ारा होता है ना, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यार पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और उसकी जो फोटोग्राफी होती है, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। पहली बात तो पॉकेट भी इतनी चाहिए मुझे,
पर हाँ मन ज़रूर है एक बार ज़िंदगी में जाके देखना है। आपने अगर एस्टिमेट करा है तो कितना खर्चा? होगा यार, मतलब आप यूजुअली भी आपको कुछ 3-4 लाख तो पड़ ही जाता है वहाँ पे, कितने दिन रहते हो उस हिसाब से, तो ये तो 7-8 लाख 10 लाख तक तो जाएगा ही कम से कम, मुझे लगता है। फिर डिपेंडिंग कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने लोग हैं वहाँ पे, वैसा। और उसमें भी आपकी किस्मत है अगेन, कि पीक टाइम पे पहुँच रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, वैसा। क्रेजी। अब आपके बकेट लिस्ट में क्या क्या एडवेंचर है और क्या करने वाले हो आप? अभी है तो बहुत कुछ यार, दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो 30 ही कंट्री ट्रैवल की है। देखते हैं अगर किस्मत ने साथ दिया तो काफ़ी कुछ और ट्रैवल करना है, अंटार्कटिका जाना है, ग्रीनलैंड जाना है। दुनिया बहुत बड़ी है यार, मतलब देखते जाएंगे, हो सकता है कुछ नया स्पोर्ट खुल जाए टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो रही है तो चलो दोस्तों, इस एपिसोड को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ इनके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं तो हम कोशिश करेंगे एक और बढ़िया सा एपिसोड आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है तो आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। और रूबी जी ने एक बुक लिखी है जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रैवल ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। हाँ, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इनका इंस्टाग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर आ ही रहा था, आप जाकर इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक फ़ीमेल ट्रैवलर के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ नॉर्मल कंट्रीज़ की बात, कुछ ऐसी यूनिक प्लेसेस जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता उसकी बात। तो आप ज़रूर कमेंट करें ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। आप भी अपना एडवेंचर बढ़िया तरीके से करते रहें। टाटा।